बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे लेक्चर के चौथे पार्ट में वास्कुलर डिसऑर्डर्स का ये फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं बाकी डिजीजेस जो कि वेन से रिलेटेड हैं और कुछ लिम्फेटिक्स के इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स। तो बच्चे जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज एक्चुअली वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, और जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय थ्रोम्बाई जो कि डीप वेन से मूव करते हैं टुवर्ड्स पल्मोनरी पैरेन्काइमा, ठीक है। और जो बचे पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर, लंग्स के पैरेन्काइमा में, पल्मोनरी पैरेन्काइमा में इन्फार्क्ट कॉज करवाते हैं जो कि यूजुअली वेज शेप्ड होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का आपको यह पता होना चाहिए कि इट इज अ वेरी मतलब कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो कि डीवीटी की वजह से होता है, क्योंकि अंडरलाइंग इसकी कॉज यही है कि डीप वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब के अंदर कोई थ्रोम्बस मौजूद होता है। अगर हम लोग आपके थर्ड ईयर का पैथोलॉजी का, जनरल पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज करें तो वी आर स्टडीड कि जो वर्शो स्ट्रायोड होता है उसके अकॉर्डिंग तीन चीजें अगर हों तो थ्रोम्बस की प्री डिस्पोजिशन होती है और थ्रोम्बस डेवलप करता है। नंबर वन, एंडोथेलियल डिसफंक्शन या एंडोथेलियल डैमेज, ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं। नंबर टू, स्टेसिस, ब्लड फ्लो के अंदर स्लोनेस, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो स्लो है और वो किसी जगह पर ठहरा हुआ है जिसकी वजह से थ्रोम्बस बनने का चांस होता है। और नंबर थ्री चीज होती है बच्चे, हाइपर कोगुलेबिलिटी। हाइपर कोगुलेबिलिटी का मतलब है कि एक बॉडी के अंदर प्री डिस्पोज्ड स्टेट है जिसके अंदर कोगुलेशन जो है वो प्रो कोगुलेंट स्टेट है बेसिकली। तो आप ये देखें कि जो हाइपरलिपिडेमिक स्टेट होती है या जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेट होती है उसके अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी का चांस ज्यादा होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इस इन इन तीन चीजों के होते हुए थ्रोम्बस जो होता है यूजुअली डेवलप करता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं डीवीटी के। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर कहा है बेले ने दैट इज हॉस्पिटल स्टे। ऐसे पेशेंट्स जो कि मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा दिनों के लिए हॉस्पिटल में ठहरे होते हैं उनके अंदर डीवीटी होने का चांस बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब हम ये तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर पहले से मैंने बताया, बाकी रिस्क फैक्टर्स इसके देखते हैं आप। ओके बच्चे, तो ये फैक्टर्स आप लोग देखिए, मैंने आप लोग के लिए बेले का ये टेबल निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीवीटी के फैक्टर्स आपसे मेडिसिन के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और सर्जरी के पेपर में भी। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और डिजीज या सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में एज आ सकती है, खासतौर पे ओल्डर एज, मॉर्बिड ओबेसिटी आ सकती है, वेरिकोज वेन्स आ सकती हैं। अगर वेरिकोज वेन्स ऑलरेडी किसी बंदे को हैं तो उनके अंदर थ्रोम्बस बनने का चांस होता है। नंबर फोर, इमोबिलिटी, ठीक है। प्रेगनेंसी की स्टेट ऑब्वियसली हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है। प्यूरपेडियम का पीरियड, ठीक है। हाई डोज एस्ट्रोजन थेरेपी, आपको यह पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन जो होता है वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट को प्रोवोक करता है और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है डीवीटी की तो फिर तो उसमें चांस होता है। इसके बाद बचे डिजीज या सर्जिकल रिलेटेड पे आए तो स्पेसिफिकली जो सर्जरीज होती हैं पेल्विस, हिप और लोअर लिम्ब की वो काफी प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, उनके अंदर रिस्क होता है। मेलिग्नेंसी जो होती है बच्चे, खासतौर पे पेल्विक मेलिग्नेंसीज जो होती हैं उनके अंदर हाइपरकोगुलेबिलिटी का चांस होता है, ठीक है। और उनकी मेलिग्नेंसी की जो ट्रीटमेंट होती है, जो सर्जरी होती है वो भी काफी लंबी होती है, तो उसमें डेवलप कर सकता है। हार्ट फेलियर के केस में बच्चे डेवलप कर सकता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अक्सर औकात एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में जो होता है वो डेवलप कर सकते हैं थ्रोम्बाई, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ हो, लोअर लिम्ब का इंफेक्शन हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, या बाकी जो कॉजेज लिखी हैं मैं सारी नहीं पा रहा, ठीक है। तो आप लोग इन इन दोनों में से पांच पांच कॉजेज जो हैं वो याद कर लें ताकि आपको 10 कॉजेज वाला एक क्वेश्चन इसके अंदर लाजमी आता हो। अब बच्चे अगर हम लोग इसके क्लिनिकल साइंस की बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और अब दोबारा बता रहा हूं कि यूजुअली बच्चे जो ये कंडीशन होती है डीवीटी की, इट इज अ यूनिलैटरल कंडीशन, ठीक है। सिर्फ 30% केसेस के अंदर इसकी बायलैटरलिटी जो है वो सामने आई गई है। जो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो दो हैं, नंबर वन के ऊपर पेन और नंबर टू के ऊपर स्वेलिंग, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते थ्रोम्बोसिस के, डीवीटी वाले के, ठीक है, और उनको सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ तभी डेवलप होते हैं जब वो जो थ्रोम्बस होता है वो माइग्रेट करता है
पल्मोनरी पैरेन्काइमा में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करवाता है। तो फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, हिमोप्टिसिस के सिम्टम्स उनको आते हैं, वरना यूजुअली नहीं आते। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं लेग का, तो आपको कुछ अपीयरेंस ऐसे मिल सकती है कि या तो सेलुलाइटिस मिल सकता है आपको लेग की स्किन का, और नंबर 2 आपको कलर चेंजेस मिल सकती हैं। अगर आपको पूरी की पूरी जो लेग है वो व्हाइट कलर की अपेयर हुई मिल सकती है, या साइनोज्ड ब्लू कलर की अपेयर हुई हुई मिल सकती है। इन दो कंडीशंस को हम लोग एक्चुअली मेडिकल टर्म्स में लेबल करते हैं फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस। ठीक है, फ्लेगमेजिया एल्बा डोलेंस, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, और नीचे वाली को हम लोग लेबल करते हैं फ्लेगमेजिया सीरूलिया डोलेंस। ठीक है, ये दोनों आपको नाम लाजमी आने चाहिए। सीरूलिया के स्पेलिंग है CERULIA, और एल्बा के स्पेलिंग है ALBA, और फ्लेगमेजिया है साथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जो यूजुअली क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है डीवीटी का, ये अनरिलायबल होता है। ये इवन बेले ने भी मेंशन किया है। और जो इसके फिजिकल साइंस होते हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। माइल्ड पिटिंग एडिमा मिल सकता है आपको एंकल का, सरफेस की जो ऊपर वेन्स होती हैं लेग की वो डायलेटेड मिल सकती हैं, और जो आपको काफ है वो स्टिफ मिल सकती है, यानी कि सख्त किस्म की काफ मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि जो लेग पेन होता है डीवीटी के अंदर, वो नॉन स्पेसिफिक वैरायटी का होता है, उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है जिसकी बेस पे हम लोग उसको सस्पेक्ट करें। और तकरीबन 50% पेशेंट्स के अंदर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ये कहा गया है कि ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है डीवीटी का। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि होमन साइन क्या होता है। ये याद रखिएगा, होमन साइंस में अक्सर लोग बच्चे ये बोल देते हैं कि काफ मसल्स में पेन होने लग जाता है जब आप फुट को डॉर्सी फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे का थाई है, ये नी है, ये लेग है, और ये फुट है, तो जब आप फुट को डॉर्सी फ्लेक्स करते हैं तो थाई काफ के मसल्स में पेन नहीं होता, बल्कि काफ के मसल्स रेजिस्ट करते हैं उस डॉर्सी फ्लेक्शन को। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ द काफ मसल्स टू फोर्सेबल डॉर्सी फ्लेक्शन। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे कोरिलेट करता चलूं कि जो टेंडरनेस होती है काफ की, टेंडरनेस होता है कि पेन ऑन टचिंग, दैट इज यूजुअली वो 75% पेशेंट्स में पाई जाती है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो पेन है वो 50% केसेस में पाई जाती है और टेंडरनेस 75% केसेस में। लेकिन फिर भी बेले ने ये लिखा है कि जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है डीवीटी की वो पेन है। अब ये वाली बात मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन हमारा जो एक प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था उसकी जो बहुत से लोगों ने कीज बनाई थी और हमने अपने प्रोफेसर से भी ये कंफर्म किया था, तो सबका यही कहना था कि जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो पेन है, वो टेंडरनेस नहीं है। तो आप लोग इस चीज को फिर यहाँ पे अभी क्लियर कर लें, ताकि कल को अगर आपको ये एमसीक्यू आता है तो आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना। ओके बच्चे, अब आप लोग ये देखें कि डीवीटी को के रिस्क को स्ट्रेटिफाई करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है। पहले इसको नाम दिया गया था वेल्स क्राइटेरिया, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट्स को मॉडिफाई किया गया, अब इसको कहते हैं मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया। ठीक है, बेसिकली ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए है, लेकिन आप ये देखें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी की इतनी क्लोज एसोसिएशन है कि हम लोगों ने उसके असेसमेंट के लिए ये क्राइटेरिया बनाया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। ठीक है, तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी अगर प्रेजेंट हो तो फिर 3 पॉइंट्स आपने असाइन करने हैं। ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस हो लेस लाइकली देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फिर भी आपने 3 पॉइंट्स इसको असाइन करने हैं। हार्ट रेट 100 से ज्यादा है 1.5, इमोबिलाइजेशन 3 डेज से ज्यादा है पिछले 4 हफ्तों में 1.5, प्रीवियस डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है 1.5, हिमोप्टिसिस है 1, मैलिग्नेंसी है 1। तो टोटल जो बच्चे ये स्कोर बनता है, ये बनता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5 तकरीबन ये बनता है टोटल स्कोर। ठीक है, अगर 4 से कम है स्कोर तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म सजेस्टिव नहीं है, और अगर 4 है या 4 से ज्यादा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सस्पिशन हो सकता है, और उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। ये देखने के बाद बच्चे अब हम लोग देखते हैं कि जो डीवीटी होता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनकी इकट्ठी कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं। बच्चे बेसिकली ये जो मैंने चार्ट है ये डेविडसन का यहाँ पे लिया है। ठीक है, और मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया भी था मेडिसिन के लेक्चर्स के अंदर। मैं बेसिकली बच्चे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चार्ट बहुत अच्छा है, और ये बेले में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आप लोग इसी इसी चार्ट को समझिए। फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है ये, क्योंकि डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बहुत क्लोज एसोसिएशन है।
तो किसी भी बंदे में अगर हम लोग वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्लिनिकल रिस्क सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए भी, ठीक है, जो कि बेसिकली वेल्स मॉडिफाइड वेल्स क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग देखते हैं, 4 या 4 से ज्यादा स्कोर हो तो अगर सस्पेशन बन रहा है तो आप लोग डी डायमर का लेवल करवाएंगे। अब डी डायमर की 3 प्रोबेबिलिटीज हैं, डी डायमर नेगेटिव आए और लो रिस्क हो, फिर हम लोग डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का नहीं सोचते। डी डायमर अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो उसकी फिर 2 कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क पेशेंट और लो रिस्क। अभी रिस्क में आपको पढ़ा देता हूं। हाई रिस्क को हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, और कंफर्म करेंगे उसका डायग्नोसिस, ठीक है, बाय मतलब उसको ट्रीट करके और साथ ही साथ उसकी बाकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे कि कहीं उसका जो डीवीटी है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी तो कॉज नहीं करवा सकता, तो हम लोग पल्मोनरी पैरेन्काइमा की भी स्टडी करेंगे। अगर डी डायमर पॉजिटिव है और लो रिस्क पेशेंट है, फिर हम लोग उसकी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे ये देखने के लिए कि कहीं उसको रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर एक बंदा डी डायमर नेगेटिव है लेकिन हाई रिस्क पेशेंट है, फिर भी इस केस में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही करवाएंगे ये सारी, ठीक है। तो आपको जब भी डी डायमर पॉजिटिव आए या फिर डी डायमर नेगेटिव हो, रिस्क हाई हो पेशेंट का, रिस्क हाई होने के केस में और डी डायमर पॉजिटिव होने के केस में आपको ये इन्वेस्टिगेशन करवानी है। नंबर 1, अल्ट्रासाउंड लेग्स का करवाना है। कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं? ऑब्वियसली वी विल गो फॉर डुप्लेक्स स्कैनिंग। नंबर 2, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाना है, ठीक है, लंग्स की स्टडी के लिए और लंग्स के वास्कुलेचर को देखने के लिए। और नंबर 3 पे वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना आगे जाते नहीं हैं क्योंकि पेशेंट को अगर इतने रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है तो फिर हम लोग मतलब अगर लेग की फाइंडिंग आ चुकी है अल्ट्रासाउंड वाली तो उसी के ऊपर प्रोफाइलेक्टिकली हम उसको डील करते हैं, तो उसको फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस नहीं होता, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे ये देख लें कि जो रिस्क पेशेंट्स हैं, लो रिस्क पेशेंट्स हैं, मॉडरेट रिस्क पेशेंट हैं और हाई रिस्क पेशेंट हैं। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोग ट्रीटमेंट लिखते हैं, डीवीटी का मैनेजमेंट लिखते हैं और वहां पे छोटा सा साइड पे एक टेबल बना के ये रिस्क फैक्टर्स मेंशन नहीं करते तो आपको नंबर भी फिर नहीं मिलने वाले। तो रिस्क फैक्टर्स कम से कम एक एक दो दो मेंशन करना लाजमी है। लो रिस्क फैक्टर में आप लोग लिखें माइनर सर्जरी जो कि 30 मिनट से कम हो, या फिर मेजर सर्जरी जो कि 30 मिनट से ज्यादा हो लेकिन एज पेशेंट की कम हो और बाकी रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड ना हो। मॉडरेट रिस्क फैक्टर के अंदर आता है मेजर सर्जरी और पेशेंट की एज भी 40 से ज्यादा है। नंबर 2, कोई मेजर मेडिकल इलनेस है, एमआई है, कोई कैंसर है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है या फिर मेजर ट्रॉमा है। उसके अलावा हाई रिस्क के अंदर बच्चे आता है कि कोई मेजर फ्रैक्चर है, उसकी सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी है, कोई पेल्विक फ्रैक्चर की सर्जरी है, कोई और सर्जरी है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये करवाना होगा। ये मतलब रिस्क फैक्टर्स मेंशन करने। एक एमसीक्यू बच्चे यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं आप लोगों के लिए, ये मुझसे मिस हो गया था इसलिए दरमियान में बता रहा हूँ कि थ्रोम्बोसिस की और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होती हैं, कुछ ऐसी अबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि हम मतलब अनकंट्रोलेबल होती हैं, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल है। तो आपको ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि कॉन्जेनिटली क्या कोई ऐसी म्यूटेशन एग्जिस्ट करती है जो कि ह्यूमन बीइंग को हाइपर कोगुलेबिलिटी के लिए प्री डिस्पोज करे। तो याद रखिएगा रॉबिन्स की 3rd ईयर की पैथोलॉजी की ये लाइन है कि फैक्टर 5 लीडन म्यूटेशन, जिसका जिक्र इसने यहाँ पे ये किया हुआ है, फैक्टर 5 लीडन जीन डिफेक्ट, ये वो डिफेक्ट होता है जो कि मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है जो कि किसी भी बंदे को अगर उसके अंदर ये म्यूटेशन प्रेजेंट हो तो हाइपर कोगुलेबिलिटी के लिए प्री डिस्पोज करती है। उसके बाद बच्चे हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, फिर इनका प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट बच्चे बेसिकली ये होता है कि जब आपने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया है और एंटीकोगुलेशन की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर बच्चे आप लोग वारफेरिन से और सबक्यूटेनियस जो हेपेरिन होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट सब कट, वो देते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस को हम लोग सब कट पढ़ते हैं, सबक्यूटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं। वारफेरिन का जो बच्चे यूजुअल रेजिमेन है ये आपको लाजमी आना चाहिए। 10 मिलीग्राम देते हैं डे 1 के ऊपर, इसके बाद 10 मिलीग्राम देते हैं डे 2 के ऊपर और फिर 5 मिलीग्राम देते हैं डे 3 के ऊपर। और बच्चे इस दौरान आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उसको असेस करना है और आईएनआर देखते जाना है, खास तौर पे डे 2 पे और डे 3 पे। उसके हिसाब से फिर आप लोग वारफेरिन और हेपेरिन की डोज दोनों को एडजस्ट करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा अगर किसी बंदे को बहुत बड़ी वेन का थ्रोम्बोसिस है, जैसे आइलियक वेन का थ्रोम्बोसिस है, तो फिर उसके अंदर हम लोग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो होती है उसको कंसिडर करते हैं। और थ्रोम्बोलिटिक के अंदर बच्चे यूजुअली हम लोग देते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए। और टीपीए की डिफरेंट फॉर्म्स भी दे सकते हैं, जैसे यूएसए के अंदर जो यूज होती है दैट इज यूरोकाइनेज। तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो होती है बच्चे थ्रोम्बोलिसिस के लिए, वो भी इसके अंदर इंडिकेटेड होती है। उसके बाद बच्चे अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात की जाए, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को भी ट्रीट करने के लिए हम लोग यूजुअली एंटीकोगुलेशन जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन मतलब अगर कोई किसी बंदे को सिवियर किस्म का राइट साइड का हार्ट स्ट्रेन है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो उसके अंदर हम लोग फिब्रिनोलिटिक थेरेपी जो होती है उसको भी यूज कर सकते हैं और एम्बोलेक्टमीज भी कर सकते हैं। ये बच्चे आपका ट्रीटमेंट है इन दोनों का। जी। उसके बाद बच्चे आप ये देखें, आप लोगों के साथ एक और इमेज शेयर किया है डेविडसन से, बहुत अच्छी इमेज है ये, जिसके अंदर एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोफाइलैक्सिस बताया हुआ है डीवीटी का, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोफाइलैक्सिस किस में नेसेसरी होता है। इंडिकेशन इसकी क्या है, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क वाली। वही मैंने जो कहा था कि अगर आप लोग रिस्क फैक्टर्स को नोट डाउन करेंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस किस में जरूरी है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स ही नहीं पता तो आप प्रोफाइलैक्सिस खाक बताएंगे। दूसरी चीज ये देखें कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के प्रोफाइलैक्सिस के लिए दो तरह के मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बेले भी यही कहती है और डेविडसन भी यही कहती है, मैकेनिकल मेथड्स और फार्माकोलॉजिकल। मैकेनिकल मेथड्स खास तौर में उनमें अप्लाई किए जाते हैं जिनके अंदर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है एंटीकोगुलेशन के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, पहले फार्माकोलॉजिकल देख लें। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, फोंडापेरिनॉक्स जो कि एक सिंथेटिक फॉर्मुलेशन है, डेबिगेट्रिन, रिवारोक्साबेन, एपेक्सिबेन और वारफरिन। ये आपकी सारी एंटीप्लेटलेट किस्म की ड्रग्स हैं, ठीक है, या फिर कोगुलेशन फैक्टर्स के अगेंस्ट ड्रग्स हैं। मैकेनिकल मेथड में देखें, इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन है, यानी कि ऐसी आप लोग कंप्रेशन यूज करते हैं जिसके जरिए आपका जो लोअर लिम के जो मसल्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन पड़े और वहां पे किसी किस्म का थ्रोम्बस डेवलप ना हो। नंबर 2 के ऊपर आती है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जो होइजरीज मैंने आपको बताई थी, वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। और नंबर 3 पे मैकेनिकल फुट पंप्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक चीज जो इसने मेंशन नहीं की, खास तौर पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट के टेबल के अंदर वो मेंशन्ड है, वो टेबल की फॉर्म में नहीं बल्कि पैराग्राफ की फॉर्म में डेविडसन ने लिखा है कि अगर किसी बंदे को हम लोग एंटीकोगुलेशन की थेरेपी नहीं दे सकते तो उस, और वो हाई रिस्क पेशेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, तो उसके अंदर हम लोग केवल फिल्टर्स यूज करते हैं। केवल फिल्टर्स क्या होते हैं बच्चे, यानी कि वीना केवा के लिए फिल्टर्स यूज करते हैं। अब आपको ये समझाता है इस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, ये एट्रिया हैं और ये नीचे की तरफ आपके वेंट्रिकल्स हैं। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा जो होती हैं वो ओपन होती हैं। और आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है ये जाता है बच्चे राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है ये भी आपको पता है, वो जाता है बच्चे लंग्स के अंदर। अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूं कि ये जो ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा है, तो इसके इससे पहले मैं कोई किसी ऐसी जगह पे फिल्टर लगा दूं कि जो डीप वेन से जो भी थ्रोम्बस आता है वो लंग्स को रीच ही ना कर सके, ऐसे फिल्टर को हम लोग कहते हैं केबल फिल्टर। इंफीरियर वीना केवा के अंदर हम लोग ऐसे फिल्टर्स लगा सकते हैं। दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट, जो सारा फिल्टर कर देते हैं ब्लड, और जितने भी थ्रोम्बाए होते हैं वो फिल्टर से पहले पहले रह जाते हैं। वो आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा नहीं सकते। ये हमारे फिल्टर्स का फायदा होता है, वीना केबल फिल्टर्स कहते हैं इनको हम। ये देखें बच्चे, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का फ्लो चार्ट निकाला वॉशिंगटन मैनुअल से, जिसके अंदर इसने प्रॉपर बताया कि इंफीरियर वीना केवा का जो फिल्टर होता है उसकी प्लेसमेंट के लिए क्या एल्गोरिदम हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें बच्चे, क्वेश्चन ये अराइज करता है जो टॉप पे यहाँ पे लिखा है, क्या पेशेंट को डीवीटी है? नहीं है, फिर उसको फिल्टर नहीं देंगे। अगर है तो फिर आप देखें कि उसके लिए एंटीकोगुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या इंडिकेटेड है। अगर उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एंटीकोगुलेशन की, तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि डीवीटी उसको कहाँ पे है, ठीक है। और अगर नहीं है कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो उसको हम एंटीकोगुलेट कर देंगे फार्माकोलॉजिकल ड्रग दे के, तो हमारा काम बराबर हो जाएगा, यानी कि थ्रोम्बस खत्म हो जाएगा। अब ये देखें, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है फिर हम देखते हैं कि डीवीटी कहाँ पे लोकेटेड है, अबव द नी या बिलो द नी।
अगर अबव द नी लगा हुआ है, डीवीटी का सस्पेक्ट है थाई रीजन में, तो फिर हम लोग इंफीरियर वीना केवा के फिल्टर्स प्लेस करते हैं। अगर बिलो द नी है तो फिर हम लोग फॉलो अप करवाते हैं 7 to 10 डेज में और देखते हैं कि थ्रोम्बस जो है वो मूव किया है या नहीं, या वो प्रोग्रेस किया है या नहीं। ये आपका फिल्टर प्लेस करने का प्रॉपर एल्गोरिदम है। अब आप ये देखें कि जो यूजुअल इंडिकेशंस बनती हैं इंफीरियर वीना केवा के फिल्टर्स की, वो कौन कौन सी हैं? एब्सोल्यूट इंडिकेशंस और रिलेटिव इंडिकेशंस। ठीक है। अच्छा, जो एब्सोल्यूट है उसके अंदर है अगर किसी बंदे को प्रूवन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है विद कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एंटीकोगुलेशन, तो फिर तो लाजमी आप रखेंगे। नंबर 2, अगर प्रूवन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको एंटीकोगुलेशन की, फिर भी आप लोग फिल्टर रखेंगे क्योंकि आपने कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देनी। और तीसरे नंबर पे है रिकरेंट वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिस्पाइट एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट, तो फिर भी आप उसको फिल्टर प्लेस करेंगे। जो रिलेटिव वाली हैं ये आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एब्सोल्युटली 3 पता है यही मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है फिल्टर प्लेसमेंट के लिए। तो नंबर 1 ये क्रॉनिकली थ्रोम्बोज्ड इंफीरियर वीना केवा है, फिर आप नहीं रखते। ठीक है। नंबर 2 एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हैं कोई, फिर भी आप नहीं रखते। ये दो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा वेन्स का टॉपिक कंक्लूड होता है।